हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे जो लेक्चर है मैंने ऑलरेडी लिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स की प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो इजीली समझ में आ सके। तो यदि आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। इस वीडियो में हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके एप्लीकेशन क्या क्या है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज़ को मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है। जो ये वर्ड है स्टडी फ्लो, इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे जो ये वर्ड दिया गया है स्टडी फ्लो, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया है टाइम, स्टडी फ्लो का मतलब है कि सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यदि आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जैसे मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब जो है ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे डेंसिटी, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। तो जो प्रॉपर्टी होती हैं वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी जो है आपकी वो कांस्टेंट रहती है। आगे हम देखते हैं इट मीन्स मास एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम आर सेम। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कंट्रोल वॉल्यूम। अब कंट्रोल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे लिखा गया है कि मास एट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम आर सेम, यानी कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही एग्जिट होगा। यानी कि मास फ्लो रेट है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। किसके अंदर, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, यानी कि जितना भी सिस्टम का वॉल्यूम है वो कंट्रोल है, यानी कि वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो क्लोज सिस्टम होगा। सिस्टम आपका ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जितना मास एंटर कर रहा है उतना एग्जिट कर रहा है, यानी कि मास फ्लो रेट हो रही है। तो जहां मास फ्लो होगा तो एनर्जी फ्लो भी होगा, और वो सिस्टम कैसा हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा। यानी कि वो सिस्टम तो ओपन है लेकिन उसका टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है। आगे हम देखते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे आपका ये आपकी कोई डेटम लाइन है। डेटम लाइन का मतलब क्या होता है, डेटम लाइन का मतलब होता है जीरो लाइन। डेटम लाइन यानी कि यहाँ से हम प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। अब कंट्रोल रीजन, जैसे मैं यहाँ पे इसकी बाउंड्री बना देता हूँ। जैसे आपका कोई सिस्टम है, इसकी ये बाउंड्री है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। ये आपका कंट्रोल रीजन हो गया। अब इस कंट्रोल रीजन का क्या मतलब है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ से कोई मास जो है एंटर करेगा और यहाँ पे एग्जिट करेगा, यानी कि ये क्या है, एंट्री पॉइंट, और ये आपका हो जाएगा एग्जिट पॉइंट। ठीक है, और इसको मैं 1 पॉइंट नाम दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 2। अब यहाँ पे ये डेटम लाइन है, तो यहाँ से देखेंगे हम यदि, तो ये जो हाइट है ये कितनी होगी। इस हाइट को मैं यहाँ पे h से नहीं लिखूँगा, क्योंकि h से हम एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम हाइट को z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 1 है तो यहाँ पे मैं z1 लिख दूँगा, और एग्जिट पे कुछ और हाइट होगी तो वो आपकी z2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मास फ्लो रेट, मास इन होगा तो मास mi लिख देता हूँ मैं, या m1, और मास फ्लो रेट है तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ। देखिए ये तो सिंपली क्या है, आपका मास है। ये तो आपका मास हो गया, और इसके ऊपर बिंदी लगा दी, इसका मतलब क्या है, मास फ्लो रेट, यानी कि मास पर यूनिट टाइम।
और यहाँ पे यदि काइनेटिक एनर्जी होगा तो काइनेटिक एनर्जी एट 1, और साथ में क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट करूँगा। यदि मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो U हो जाएगी, U1 हो जाएगी। और कौन सी एनर्जी होगी, PV वर्क हो जाएगा, P1 V1 लिख देता हूँ। और यदि मैं एंथैल्पी की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका U है, यदि ये स्मॉल है तो क्या है पर यूनिट मास, और यदि कैपिटल है तो वो टोटल। जैसे मान लो ये कैपिटल H है, ये क्या है आपका एंथैल्पी, और एंथैल्पी हम किस में लिखते हैं किलो जूल में, और यदि मैं स्मॉल h लिख रहा हूँ तो ये आपकी हो जाएगी किलो जूल पर किलोग्राम में। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और तो एंथैल्पी यहाँ पे कितनी हो जाएगी H1 हो जाएगी। और यदि मैं बात करूँ वेलोसिटी की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी हाफ mv² होता है, तो यहाँ पे मैं v जो है वॉल्यूम को ले रहा हूँ, तो वेलोसिटी को क्या लूँगा c से, तो यहाँ पे वेलोसिटी c1 हो जाएगी। सिमिलरली आपके एग्जिट पे क्या हो जाएगा, मास आउट हो जाएगा, मास फ्लो रेट, और काइनेटिक एनर्जी 2, पोटेंशियल एनर्जी एट एग्जिट, और pv हो जाएगा P2 V2, और H2 हो जाएगा एंथैल्पी, उसके साथ में C2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये जितनी भी प्रॉपर्टी है इन पे और आउट पे समझ में आ गई होगी। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। जैसे आपको ये आपका मास फ्लो रेट हो गया, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, PV वर्क और H1। ये आपका क्या है कंट्रोल रीजन, कंट्रोल वॉल्यूम, ये तो हो गया आपका कंट्रोल वॉल्यूम। और ये जो है आपकी कंट्रोल बाउंड्री है, क्या है कंट्रोल बाउंड्री कह दो, बाउंड्री या फिर कंट्रोल रीजन है। अब यहाँ पे जो है कुछ एनर्जी इनपुट होगी तो आउटपुट में क्या आएगा, कुछ वर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये आपका हो गया। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसके आगे आपको सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगानी है और आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ जाएगी। मैं इस डायग्राम को छोटा करके आपको यहीं पे समझा देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। आप सभी को पता है फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। यदि फर्स्ट लॉ वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर वो वीडियो देखना है आपको, तभी ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको समझ में आने वाली है। अब हमको क्या करना है, इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या हो रहा है वो सभी हमको इक्वल करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इंटरनल एनर्जी क्या है U1, तो ये आपकी टोटल एनर्जी हमको इनपुट में देखनी है। इंटरनल एनर्जी U1 हो गई, और P1 V1 वर्क हो गया आपका, ये भी आपकी एनर्जी हो गई, और काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और उसके साथ में हम क्या करेंगे, हीट इनपुट करेंगे। हीट क्या है आपकी Q है, और आउटपुट में हम देखेंगे सेम U2 हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट, काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट 2, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपकी एट 2, और कुछ आपका वर्क प्रोड्यूस होगा जो कि W। अभी मैंने आपको ये समझाया था, ये यहाँ पे देखिए ये वर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा आउटपुट में। अभी यहाँ पे आप सभी को पता है एंथैल्पी क्या होती है, H बराबर U प्लस PV होती है। ये मैंने आपको एंथैल्पी वाले वीडियो में बताया था। तो U प्लस PV को क्या लिख सकता हूँ मैं, H1 लिख सकता हूँ। सारे स्मॉल में है इसलिए H1 लिख रहा हूँ, और अभी H1 मैंने आपको समझाया था कि कैपिटल H और स्मॉल h का क्या मतलब होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ mv², ये आपने पढ़ा है। मैं यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम जो है हम यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था यहाँ पे ये जो स्मॉल h है किलो जूल पर किलोग्राम में, तो सारी हम यूनिट जो है पर यूनिट मास में ले रहे हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ m जो है पर यूनिट लेंगे तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हाफ v1² की जगह c1² हो गया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh होती है। h यहाँ पे क्या होता है, हाइट होता है, तो मास तो यूनिट ले लिया मैंने, और तो m1 हो गया, और gh की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, z ले रहा हूँ, तो gz, तो gz1।
ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। और Q आपका Q हो ही गया। और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा, इनको U2 प्लस P2V2 को H2 लिख दूंगा प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस आपका W। ये आपकी जो है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको करना क्या है, यदि मैं इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी, अदरवाइज यही आपकी फाइनल इक्वेशन है। तो यदि हम इसको सेम यूनिट में करते हैं तो आपकी जो एंथैल्पी होती है ये तो किलो जूल में होती है, लेकिन यदि हम काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं, मास की वैल्यू रखते हैं, GZ जो है आपका रखते हैं, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं, तो ये जूल में आती है, इसलिए हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा C1 स्क्वायर अपॉन, ये 2 तो पहले से ही है, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। और GZ1 ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी आपकी किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस आपका Q हो जाएगा। और इधर भी H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ2 अपॉन 1000 प्लस आपका वर्क डन। तो ये आपकी क्या है, फाइनल स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यानी कि एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, और इधर आपका हीट की जगह वर्क आ जाएगा। तो ये आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो गई। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आती कैसे है। सिंपली आपको करना क्या है, बस बहुत ही सिंपल है, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, यानी टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हमको एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यानी कि फर्स्ट लॉ लगाना है और आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसके देखते हैं एप्लीकेशन। यदि मैं एप्लीकेशन की बात करूं, जैसे आपका नोजल हो गया, डिफ्यूज़र हो गया, टरबाइन हो गया और कंप्रेसर हो गया, इनकी इक्वेशन कैसे आती हैं, कौन कौन से हम एजम्पशन लेते हैं, उस एजम्पशन के हिसाब से सबकी इक्वेशन अलग अलग आएगी। तो हम एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम नोजल को डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यदि फ्रेंड्स आप टेस्ट IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपकी UPI ID दी गई है, वहाँ से आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाता हूँ। और यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम एप्लीकेशन में सबसे पहले देखते हैं कि नोज़ल जो है उसकी इक्वेशन क्या आती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोज़ल होता है वो क्या होता है। नोज़ल इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन इसका कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका नोज़ल हो गया, ये आपका क्या है, इनलेट है, और ये आपका हो गया आउटलेट। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये आपकी इनलेट कंडीशन है और ये आपकी आउटलेट कंडीशन है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नोज़ल का काम क्या होता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है यानी कि एरिया जो है कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि इट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दी प्रेशर ड्रॉप, यानी प्रेशर एनर्जी ड्रॉप होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब सबसे पहले आपको इक्वेशन जो है अप्लाई करने के लिए कुछ एजम्पशन मानने पड़ेंगे। एजम्पशन क्या क्या है वो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजम्पशन के बिना आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने देखा था H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और आपकी थी हीट इज इक्वल्स टू क्या था, H2 प्लस यानी कि एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और आपका वर्क। अब एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी नेग्लेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो है H1 यानी कि हाइट जो है Z1 बराबर Z2, तो Z1 बराबर Z2 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर दूसरा एजम्पशन हम मान सकते हैं कि जो नोज़ल होता है वो कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो जो आपका वर्क है W वो आपका 0 माना जाएगा। तो दो एजम्पशन हो गए। तीसरा ये है कि जो आपका नोज़ल है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड कैसे है, यानी कि यहाँ पे
ये रिप्रेजेंट कहीं पे किया हुआ होता है तो हम मान सकते हैं कि वो आपका इंसुलेटेड है। नोजल को इंसुलेटेड क्यों किया गया है? क्योंकि वहाँ पे हीट लॉसेस नहीं हो। तो यदि इंसुलेटेड होगा तो चेंज इन हीट बराबर ज़ीरो, तो आपकी हीट ट्रांसफ़र भी ज़ीरो हो जाएगी। दूसरा यह है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती हैं वो क्या होती हैं? अभी हमने देखा था हाफ C1 स्क्वायर, तो यानी कि वेलोसिटी जो है इनलेट की वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू C2। तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी है इनलेट की, काइनेटिक एनर्जी इनलेट, उसको मैं नेग्लेक्ट मान सकता हूँ कंपेयर टू एग्जिट। इतने आपको एजम्पशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी ये आपकी ज़ीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी, इंसुलेटेड है तो हीट ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई, और जो आपका नोजल होता है कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करता तो ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, H1 इज इक्वल्स टू आपका H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट। क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था 1/2000 और C2 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यदि हम मॉडिफाई करना चाहें तो आपकी एग्जिट की वेलोसिटी आ जाएगी C2 बराबर 2000 H1 माइनस H2, और ये आपका C2 स्क्वायर था तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। और यदि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है तो आप 2000 का रूट कर सकते हैं, वो कितना होता है 44.72, और रूट ऑफ H1 माइनस H2, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नोज़ल समझ में आ गया। नोज़ल समझ में आ गया तो आपके लिए डिफ्यूज़र को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूज़र का काम क्या होता है, डिफ्यूज़र नोज़ल का उल्टा होता है। यानी कि यहाँ से इनलेट हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है, तो डिफ्यूज़र में उल्टा हो जाएगा, यानी इधर इनलेट और इधर आपका एग्जिट हो जाएगा। तो डिफ्यूज़र हम देखते हैं। तो डिफ्यूज़र का काम क्या होता है, डिफ्यूज़र का काम होता है नोज़ल का उल्टा, यानी कि नोज़ल का काम करता है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो डिफ्यूज़र का काम क्या होता है, इट रिड्यूसेस द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी कि ये जो है वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, या फिर मैं यहाँ पे C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो अभी हमने एजम्पशन में इसका फाइनल रिजल्ट क्या देखा था, नोज़ल का हमने देखा था C2 बराबर क्या देखा था 44.72 इंटू H1 माइनस H2, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को पता है जो आपका डिफ्यूज़र है, ये आपका डिफ्यूज़र ऐसा हो जाएगा। तो यदि मैं ये इनलेट कंडीशन मानूं और ये आउटलेट कंडीशन मानूं तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगा, C2 जो है आपका, इसमें आपका C2 जो ज़ीरो हो जाएगा डिफ्यूज़र में, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन C1 जो है आपका वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट वही सेम आएगा जैसा उसमें नोज़ल में आया था। तो 44.72 वहाँ पे क्या आया था H1 माइनस H2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 माइनस H1। ये आपका फाइनल जो है रिजल्ट आ जाएगा, किसके लिए, डिफ्यूज़र के लिए। तो ये आपको याद रखना है C1 वेलोसिटी। एजम्पशन वही है सेम ही, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या माना था कि जो इनलेट वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है और यहाँ पे आउटलेट वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। अब हम तीसरा देखते हैं टरबाइन। क्या देखते हैं, टरबाइन। टरबाइन आप सभी को पता है टरबाइन क्या होता है, टरबाइन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। आप सभी को पता है जो एनर्जी होती है वर्किंग फ्लूइड की वो रोटर को ट्रांसफ़र होती है और उसी से हमको वर्क आउटपुट मिलता है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। टरबाइन जो है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। अब यदि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो वहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लगाएंगे। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और आपका हो जाएगा हीट इनपुट बराबर क्या हो जाएगा H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एग्जिट प्लस वर्क यहाँ पे। अब यहाँ पे एजम्पशन क्या है, एजम्पशन
टरबाइन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है वो आपका नेग्लेक्ट मान लेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यदि आपका टरबाइन वेल इंसुलेटेड है, यानी कि उसको पूरा इंसुलेटेड कर दिया, तो हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो आपकी हीट ट्रांसफ़र भी ज़ीरो आ जाएगी। तो ये एजम्पशन आपके समझ में आ गए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो मैंने यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है आपका ज़ीरो कर दिया मैंने, और चेंज इन हीट ट्रांसफ़र ये भी ज़ीरो कर दिया। तो ये आपके एजम्पशन हो गए। तो इक्वेशन क्या बच जाएगी, H1 इज इक्वल्स टू आपका H2 प्लस वर्क। तो वर्क कितना प्रोड्यूस होगा, W बराबर H1 माइनस H2। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा किसके लिए, टरबाइन के लिए। अब आप सभी को पता है, यदि मैं बात करूँ पंप और कंप्रेसर की, पंप भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है और कंप्रेसर भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो वहाँ पे एजम्पशन सेम हो जाएंगे। टरबाइन जो है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है और पंप और कंप्रेसर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो वहाँ पे जो है आपका वर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे H1 माइनस H2 आ रहा है और वहाँ पे वर्क कंज्यूम करेगा, तो W जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा आपके H2 माइनस H1। अब यदि हम बात करें पंप की, पंप में और कंप्रेसर में डिफरेंस क्या होता है। पहली बात मैंने आपको अभी बताई थी कि ये दोनों जो है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हैं, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस। ये क्या करते हैं, वर्क को कंज्यूम करते हैं। कैसे, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम रोटर टू वर्किंग फ्लूइड, यानी कि हम एनर्जी, यदि रोटर को बाहर से एनर्जी देंगे, रोटर घुमाएंगे, तो उससे एनर्जी हम देंगे। जैसे आपने देखा होगा आपकी मोटर जो होती है पानी की, उसमें हम इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे वो रोटर घूमता है, और घूमता है तो हमारा जो पानी है वो ऊपर चढ़ता है, यानी हम एनर्जी किसको दे रहे हैं, पानी को। तो यानी कि रोटर टू वर्किंग फ्लूइड एनर्जी। तो पंप जो होता है, पंप जो है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड, यानी कि यूज टू हैंडल लिक्विड, यानी कि ये लिक्विड की एनर्जी को बढ़ाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाता है। और यदि मैं बात करूं कंप्रेसर की, कंप्रेसर में हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेसर हम गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ये गैसेस के प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, या फिर मैं कह सकता हूँ एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे आपको पंप और कंप्रेसर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, और ये आपकी कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो एजम्पशन सारे सेम हो जाएंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस जीरो हो जाएगा, और वेल इंसुलेटेड है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे भी इक्वेशन क्या आ जाएगी, H1 बराबर H2, लेकिन वर्क जो है टरबाइन प्रोड्यूस कर रहा था तो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे वर्क कंज्यूम हो रहा है तो W आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो W बराबर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा H2 माइनस H1। ये आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया हुआ होगा कि पंप क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है और टरबाइन क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं बॉयलर और इवेपोरेटर की। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बॉयलर होता क्या है। तो बॉयलर और इवेपोरेटर दोनों ही एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, क्योंकि इनमें हीट एक्सचेंज होती हैं। और हीट जो एक्सचेंज होती है वो कैसे होती है, कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एक्सचेंजर एंड हीट इज एट हीट ट्रांसफर एट, या फिर हीट सप्लाई कह सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। तो यदि मैं अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यदि मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, आप इतने जो है एप्लीकेशन देखोगे, 5 हमने देख लिए, एक और हम देखेंगे कंडेंसर में। तो मैंने हर बार आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखाई है, तो आपको याद हो गई होगी, H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट प्लस क्या हो जाएगी, हीट बराबर H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट आउटलेट, और आपका वर्क। जो हीट एक्सचेंजर होते हैं
वो कोई भी वर्क प्रोड्यूस नहीं करते। तो यदि मैं एजम्पशन की बात करूं, एजम्पशन की, तो यहाँ पे कोई भी वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो मैं वर्क को ज़ीरो मान लूँगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या मान लूँगा, नेगलेक्ट मान लूँगा। तो ये आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अब हम यदि इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पे फाइनल आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी H1 प्लस, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी को जीरो मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया, और यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है क्योंकि हीट एक्सचेंजर का काम ही क्या होता है, ट्रांसफ़र हीट। तो Q यहाँ पे आ जाएगी और इधर आपका H2 आ जाएगा प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और वर्क यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, Q बराबर H2 माइनस H1। ये यहाँ पे जो जेई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ये इक्वेशन पूछी जाती है, चाहे टरबाइन की पूछ लेंगे, बॉयलर की पूछ लेंगे, कंप्रेसर की पूछ लेंगे। तो यहाँ पे आपको यदि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पूरी आती हैं तो आप इजीली निकाल पाएंगे और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको पता है, एजम्पशन क्या क्या होते हैं, यानी कि जैसे टरबाइन आप सभी को पता है कि वर्क प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे W रहेगा, बाकी हीट ट्रांसफ़र होती नहीं है, तो वहाँ पे इक्वेशन ईजिली आ जाएगी। और हम लास्ट यहाँ पे देखते हैं कंडेंसर। यदि मैं बात करूँ कंडेंसर की, तो कंडेंसर भी आप सभी को पता है कि एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है। बॉयलर और इवेपोरेटर में हीट जो है वो सप्लाई होती है। यहाँ पे आप ये जो हीट ट्रांसफ़र है, ये हीट ट्रांसफ़र, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई। बॉयलर में और इवेपोरेटर में हीट को सप्लाई करते हैं, लेकिन कंडेंसर में हीट रिजेक्ट। तो यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया, और यहाँ पे हीट जो है वो हीट रिजेक्ट होती है। यानी आप कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इन विच हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर। वो के वो एजम्पशन हो जाएंगे जो हमारे बॉयलर और इवेपोरेटर में हुए थे। तो वहाँ पे यदि हीट रिजेक्ट हो रही है तो यहाँ पे H1 प्लस क्या हो जाएगा, Q प्लस में नहीं आएगा, हीट रिजेक्ट हो रही है तो हम नेगेटिव लेंगे, तो ये आपका Q नेगेटिव आ जाएगा बराबर H2, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी किसके लिए, कंडेंसर के लिए। एक और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आपको कई बार बता चुका हूँ। थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यदि मैं बात करूँ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, फ्लो थ्रू रेस्ट्रिक्टेड पासेस, या फिर मैं कह सकता हूँ फ्लो थ्रू नैरो पासेस इज नोन एज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और यदि थ्रॉटलिंग प्रोसेस के एजम्पशन की बात करूँ, एजम्पशन, तो वहाँ पे जो ना तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का चेंजेज हो रहा है और ना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं होता, ना ही हीट ट्रांसफ़र होता है, तो ये सब जीरो हो जाएंगे। तो यदि मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाता हूँ तो इधर क्या बच जाएगा आपका H1। देखिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में लिख देता हूँ, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H1 प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगी आपकी हीट, बराबर आपका हो जाएगा H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2, और यहाँ पे W। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में यदि आपका इंसुलेटेड है तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगी, जीरो। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने जीरो मानी है, यानी कि H1 बराबर H2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है वो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। आइसोएंथैल्पिक का मतलब क्या है, वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट रहती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यदि आपको पूछे थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है वो आपका कैसा प्रोसेस है, आइसोएंथैल्पिक, तो यहाँ पे आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। तो कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसा होता है, तो आपको बताना है आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपके कई टाइप के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। यदि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स
ये था कंप्लीट वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे ये जो आपको लाइक का बटन दिख रहा है यहाँ पे नीचे दिया गया है, लाइक कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप वहाँ से सब्सक्राइब करके जितने भी मेरे नए वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।